हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं लर्निंग मॉर्टगेज। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, ये एक छोटी सी प्रीवियस रिकैप है वीडियो की, जहाँ पे हमने रिव्यू किया था, पढ़ा था रिवॉल्विंग अकाउंट के बारे में, इंस्टॉलमेंट अकाउंट के बारे में, एजुकेशन एंड स्टूडेंट लोन, ऑटो लीज, चार्ज ऑफ अकाउंट, ओपन अकाउंट, ये सब के बारे में हमने देखा था। इसका ट्रीटमेंट क्या है और हम लोग जब इसे रिव्यू करते हैं अंडरराइटिंग करने के लिए, तब हमें किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो आई बटन पे क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक के लिए, क्रेडिट रिपोर्ट रिव्यू के पार्ट 3 में। इन सभी के बाद हमारे एक चेक पॉइंट्स है जो कि क्रेडिट रिपोर्ट में हम देखते हैं, क्रेडिट इंक्वायरीज। इंक्वायरी होती क्या है, इसका चेक पॉइंट्स क्या है, अगर हमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलता है, फाइंड आउट कैसे करना है डिस्क्रिपेंसी, और उसके लिए हमने क्या स्टेप्स लेना है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले क्रेडिट इंक्वायरीज होती क्या है और कहाँ पे ये शो होती है। यहाँ से आपने जैसे देख पा रहे हैं, credit inquiries reflecting on the borrower credit reports are the borrower attempt on obtaining a credit from lender। अगर कोई भी borrower किसी भी लेंडर के किसी भी तरीके से लोन लेने की चाहता है, अप्लाई कर देता है, तो वहीं से ही उसका एक रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है इंक्वायरी। बट इसके आगे भी एक चीज़ है, however a credit inquiry does not always indicate the borrower has obtained a new credit। इसका मतलब यही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है वो अप्लाई कर दिया है तो नया क्रेडिट उसके आ गया है, अप्रूव होकर लोन रिफेक्ट मिल गया है। बहुत टाइम में क्या हो सकता है, बोरोवर ने क्रेडिट जो लिया ही नहीं है और उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। किस कंडीशन में, अगर वो सिर्फ अप्लाई भी कर दिया है और बाद में वो लोन नहीं लेता है। आपके इंडियन बैंकिंग में भी आप अगर देखोगे, कोई भी इंक्वायरी करते हो, आप फिर पूछ लेते हो कि हाँ हमें ये लेना है, आप थोड़े से प्रोसेस क्रेडिट या फिर किसी होम लोन, पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर देते हो, बट आप लोन बीच में लेने की मन नहीं बनाते हो, आप उसको डिनाई कर देते हो। उस केस में भी आप 2 महीने 1 महीने बाद अगर नया लोन लेना चाहोगे तो वो इंक्वायरी आपके क्रेडिट रिपोर्ट में, यानी कि इंडिया में जैसे आपका सिविल स्कोर हो गया, क्रेडिट रिपोर्ट हो गया, वहाँ पे आपका शो करेगा कि आपने ट्राई किए थे लोन लेने के लिए, तो वो आपको इंक्वायरी दिख जाएगा। आप जब सेकंड लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको पूछेगा, तो उस समय आप बोल पाओगे कि हाँ मैंने अप्लाई किया था बट मैंने लिया नहीं। सेम चीज़ यहीं पे भी ये 2 लाइन डिस्क्राइब कर रही है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, टिपिकली इट्स takes about 90 days for a new loan obtained by the borrower to reflect on the borrower credit report. For this very reason, credit inquiries which have taken need to be questioned। अभी क्या है, हमने कोई भी अगर लोन लिया है तो 90 डेज लगते हैं क्रेडिट रिपोर्ट में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होने के लिए। ठीक है, मॉर्टगेज लोन अगर हम लोग लोन लेते हैं 90 डेज वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ही हमें वो शो करता है। इसीलिए हम जब भी कुछ क्वेश्चन करते हैं तो 90 डेज के बाद वाला किसी भी इंक्वायरी को हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। हम लोग क्वेश्चन करते हैं कौन सी इंक्वायरी, जो 90 डेज के अंदर अप्लाई किया हुआ है उसके लिए। तो इस कंडीशन में अंडरराइटर जो है इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द बिलो स्टेप। वो क्या चेक पॉइंट्स, वो कैसे वो चेक करेगा। पहला हो गया, वो ओपन डेट देखेगा और जिस बैंक में, जो इंस्टीट्यूशन में वो लोन के लिए अप्लाई किया है, क्या उसी का ही रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी इंक्वायरी में। अगर नहीं दिखा रहा है तो इफ़ नो अकाउंट कैन बी लोकेटेड बाय द स्टेप 1 यानी सेम इंस्टीट्यूट में अगर वो लोकेट नहीं दिखा रहा है, तब हमें एक LOE लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द इंक्वायरी रिफ्लेक्टिंग विद इन द 90 डेज कैन बी आस्क्ड। हमें वो पूछना पड़ेगा कि आपका इंक्वायरी जो है 90 डेज के अंदर में आपको दिख रहा है, इसका हमें LOE दे, क्या है, कहाँ पे अप्लाई किए हैं, किस तरीके से अप्लाई किए हैं,
या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें उसे मांगना है। आस्क फॉर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसा कि मॉर्गेज, अगर लोन आपका वहाँ इंक्वायरी दिख रहा है तो वो मॉर्गेज स्टेटमेंट हो सकता है। क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी दिख रही है तो वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो प्रॉपर्टी के मॉर्गेज स्टेटमेंट वही हो गया, वो हमें चाहिए रहता है। तो दीज आर द 6 चेक पॉइंट्स while we reviewing the credit inquiries in the credit report। अभी क्या है, अंडरराइटर नीड टू रिक्वेस्ट ए रिसेंट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द पेमेंट टर्म कितना है उसका देखने के लिए। ये एलओई की तरह अगर क्रेडिट कार्ड का इंक्वायरी दिख रही है तो हमें ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मांगनी। नेक्स्ट हमें देखते हैं वैलिडेट द एड्रेसेस ऑन द क्रेडिट रिपोर्ट। ये एक दूसरी चेक पॉइंट है। क्रेडिट इंक्वायरी के बाद हमें एड्रेस भी उसका देखना पड़ता है। एड्रेस किस केस में देखना है और कैसे देखना है। हमें लोन एप्लीकेशन में जो जो एड्रेस मेंशन किया हुआ है और हम जिस एप्लीकेशन में काम करते हैं LOS लोन ओरिजिनेशन सिस्टम, वहाँ पे जितने भी एड्रेस दिए हैं that address need to be reflected in credit report as well. If we will find any additional address in the credit report which is not mentioned in the loan application or in a LOS system, borrower उसे disclose नहीं किया है, ना application में disclose किया है 1003 एप्लीकेशन में, ना लोन ओरिजिनेशन सिस्टम वहाँ पे ना डिस्क्लोज किया है, ना ही उसे 1040 या फिर किसी भी इनकम डॉक्यूमेंट्स में उसका अगर एड्रेस नहीं है, स्टिल द एड्रेस इज रिफ्लेक्टिंग, ए न्यू एड्रेस इज रिफ्लेक्टिंग इन द क्रेडिट रिपोर्ट, देन वी नीड टू आस्क फॉर द इंक्वायरी फ्रॉम वेयर द न्यू एड्रेस इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द क्रेडिट रिपोर्ट। क्यों दिखा रहा है क्रेडिट रिपोर्ट में, व्हाट इज़ द सोर्स, हु इज़ द ओनर, ये हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर ये एक्स्ट्रा एड्रेस हमें दिखता है तो हमें इसको इंक्वायरी करना पड़ेगा और बोरर से एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा कि ये एड्रेस क्यों यहाँ पे एडिशनल दिख रहा है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है, यानी कि कोई मॉर्गेज स्टेटमेंट देता है या फिर LOS देता है, जी हाँ दिस इज़ द प्रॉपर्टी वेयर आई यूज टू लिव प्रीवियसली, तो इसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ना वो डॉक्यूमेंट क्या है, ना मॉर्गेज स्टेटमेंट हो सकता है, HOA है, उसके बाद टैक्स है, इंश्योरेंस है, क्योंकि अगर उस मॉर्गेज में प्रॉपर्टी में अगर मॉर्गेज है, पहले से ही लोन चल रहा है, तो हमें उसे भी अपने लायबिलिटी में हिट करने पड़ेंगे। HOA पेमेंट है तो हमें हिट करना पड़ेगा, टैक्स इंश्योरेंस है वो भी हिट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कैलकुलेशन सही निकलेगी। तो ये रहा अपना एड्रेस वेरिफिकेशन क्रेडिट रिपोर्ट के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं डेरोगेटरी इवेंट एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स। ये क्या होते हैं? डेरोगेटरी इवेंट्स are outcome of the borrower's inability to make monthly payments towards his or her liability। अगर borrower inability हो जाता है मंथली पेमेंट करने के लिए अपना जो डेट लिया है, तो हमें उसे डेरोगेटरी इवेंट्स कह के कहते हैं। और डेरोगेटरी इवेंट्स रिफ्लेक्ट करके जो क्रेडिट रिपोर्ट में आती हैं उसके, वो हमें पब्लिक रिकॉर्ड्स में दिखते हैं। यहाँ पे the presence of significant derogatory credit events drastically increase the likelihood of future default and represent the significantly higher level of default risks। अगर हमें किसी क्रेडिट रिपोर्ट में पब्लिक रिकॉर्ड दिखते हैं, डेरोगेटरी इवेंट्स वगैरह दिखते हैं, तो उसके हाई चांसेस रहते हैं कि वो लोन जाके फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट हो। बहुत रिस्क हो जाता है इस बोरर को लोन देने के लिए। तो हमें ये भी ध्यान में रखना होता है एज एन अंडरराइटर कि डेरोगेटरी अकाउंट उसके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ये रहा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या तो फिर LOE,
मांगने के लिए जब हम लोग इसमें रिव्यू करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट डेरोगेटरी क्रेडिट इवेंट्स इंक्लूडिंग बैंकरप्सी हो गया, फोरक्लोजर हो गया, डीड एंड लीव ऑफ फोरक्लोज, शॉर्ट सेल हो गया, चार्ज ऑफ मॉर्गेज अकाउंट। ये सारे डेरोगेटरी अकाउंट्स विच इज रिफ्लेक्ट इन द पब्लिक रिकॉर्ड सेक्शन ऑफ द क्रेडिट रिपोर्ट्स। अब दूसरी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इफ द बोरर हैज फेस्ड ए डेरोगेटरी इवेंट, इफ द लोन हैज टू बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट इन इन्वेस्टर। ये सेकेंडरी मार्केट टू बी लोन टू बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, आपका सेकेंडरी मार्केट आप लोन साइकिल में हमने ये डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोन साइकिल आप देख लोगे तो वहाँ सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो आपको वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी। और वेटिंग पीरियड हैव टू बी मेड फॉर द डेरोगेटरी इवेंट। लोन जाके सेकेंडरी मार्केट में सेल होती है, अगर डेरोगेटरी अकाउंट या पब्लिक रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करती है तो आगे जाके ये लोन सेकेंडरी मार्केट में सेल होने के लिए प्रॉब्लम होता है, इशू होता है। सो दैट्स व्हाई द लेंडर इज़ वेरी मच कॉन्शियस एंड very strict checkpoints for these derogatory events and the public records. Also, when you will find any public records in the credit report, there is a waiting period to obtain a new loan from any lender. And want to have a new loan, then he has to wait for few years to obtain a new loan from the any lender. तो वेटिंग पीरियड के लिए इसका बहुत सारे वेट करने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंकरप्सी। अभी यहाँ हमने जैसे देखा कि डेरोगेटरी अकाउंट में बैंकरप्सी है, फोरक्लोजर हैं, तो उसी भी सिद्धांत पे आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं बैंकरप्सी क्या होती है। अभी बैंकरप्सी जो है एक लीगल प्रोसेस है जहाँ कोर्ट पिक्चर में आती है। कौन सी कोर्ट ना, ज्यूरिडिक्शन हो गया, यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर भी इन्वॉल्वमेंट रह जाती है। सीधा सिंपल वर्ड में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, बैंकरप्सी इज अ लीगल प्रोसेस थ्रू विच पीपल और अदर एंटिटी हु कैन नॉट रिपे द डेब्ट टू द क्रेडिटर में सीक रिलीफ फ्रॉम सम और ऑल ऑफ द डेब्ट। एक रिलीफ के लिए वो मांग करता है कि मैं बैंकरप्सी फाइल कर दे रहा हूँ। इन मोस्ट ड्यूरेशन बैंकरप्सी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट वहाँ पे पिक्चर में आ जाता है। यहाँ पे जैसे कोई पे नहीं कर पा रहा है तो लेंडर का जो अटॉर्नी रहेगा, लेंडर का वकील रहेगा, वो जाके केस करता है। सेम सिचुएशन यहीं पे भी है। ऑफन इनिशिएटेड बाय द डेटर, ठीक है। तो डेटर यहाँ पे जो है, जो बॉरोवर है, वो फाइल कर देता है बैंकरप्सी, हाथ खड़े कर देता है, नहीं मैं दे नहीं पाऊँगा। The most common type of bankruptcy is applicable to the individuals, ठीक है। अभी bankruptcies जो है बहुत कॉमन टाइप के हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 13 का, जो कि मोस्ट कॉमन bankruptcies filed by the borrowers commonly is चैप्टर 7 एंड चैप्टर 13। आपको 90% बैंकरप्सी क्रेडिट रिपोर्ट में अगर मिलेगी तो चैप्टर 13 होगा या फिर चैप्टर 7 होगा। और भी बैंकरप्सीज हैं चैप्टर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चैप्टर 7 क्या है? ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विडेशन बैंकरप्सी। अब लिक्विडेशन हम कॉमर्स में पढ़े हैं ग्रेजुएशन में। लिक्विडेशन क्या होती है? कंपनी लिक्विडेशन हो रही है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे भी आ जाता है। ए चैप्टर बैंकरप्सी यूजुअली इन्वॉल्व्स द सेलिंग ऑल ऑफ द एसेट सोर्स बाय द बोरोवर। जब बोरोवर बैंकरप्सी फाइल कर देता है चैप्टर 7, तो वो कहता है कि नहीं मैं और दे नहीं पाऊंगा, तब कोर्ट पिक्चर में आता है और उसके सारे प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू पे द डेट ऑफ द लेंडर। द बोरर हु आर इन वेरी डेस्परेट कंडीशन, जो डेस्परेट कंडीशन में वो रहता है, नहीं दे पाएंगे और कुछ हो ही नहीं सकता मेरा, आप मेरा संपत्ति ले जाओ, प्रॉपर्टी जो है ले जाओ और अपना जो करना है करो। उस सिचुएशन में वो बैंकरप्सी जो है फाइल करता है चैप्टर 7 विथ नो मीन ऑफ रीपेमेंट टू अप्लाई चैप्टर बैंकरप्सी।
अब ये एक बार जब बैंकरप्सी फाइल कर दिया बोरोवर ने चैप्टर 7, तो उसे फिर 4 साल वेट करना पड़ेगा नया लोन लेने के लिए, और 4 साल जो है से पहले वो लोन ले ही नहीं सकता है। तो ध्यान में रहे, हमें ये 4 साल जो है एज ए कन्वेंशनल लोन की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। ये जो गाइडलाइन है कन्वेंशनल लोन की तरह है, FHA और VA में अलग है। चैप्टर 13 ऑल्सो कॉल्ड द वेज अर्नर प्लान। ये चैप्टर 13 bankruptcy established when the repayment plan for the borrower to more encourage term to repay the creditor by reducing the monthly amount। अभी चैप्टर 13 जो है वो थोड़ा सा रिलीफ देती है बोरोवर को, क्योंकि इस कंडीशन में बोरोवर हाथ खड़े नहीं करता है, नहीं भाई मैं दे नहीं पाऊंगा, आप मेरा एसेट ले लो, बेच दो और अपना डेट जो है वो क्लियर कर लो, ऐसा नहीं करता है। इसमें बोरोवर बोलता है कि ठीक है, मुझे एक टाइम देना चाहिए, मुझे एक टाइम दो, इस टाइम पे मैं आपका डेट जो है वो धीरे धीरे मैं पे कर दूंगा। एक रीपेमेंट प्लान होता है जिसमें कि मंथली पेमेंट रिड्यूस किया जाता है। मान लीजिए बोरोवर का मंथली पेमेंट जो $2000 है फॉर एन एग्जांपल, तो नया कंडीशन, नया EMI, नया PITI के बारे कैलकुलेट करके उसका मंथली पेमेंट जो है वो रिड्यूस करके मान ले $1600 या फिर $1700 कर दिया जाता है। एंड द वेटिंग पीरियड फॉर दिस चैप्टर 13 बैंकरप्सी इज 4 years। फॉर ए डिसमिस्ड बैंकरप्सी इट्स अ 2 year फ्रॉम द डिस्चार्ज बैंकरप्सी। ओके, अभी क्या है ना, ये डिसमिस क्या है और डिस्चार्ज क्या है। अभी बोरोवर को जो टाइम दिया रहता है चैप्टर 13 में, एक टाइम दिया जाता है, इसके अंदर में आपको पूरा पेमेंट करना है विथ न्यू रीपेमेंट प्लान। अगर बोरोवर ने उस रीपेमेंट प्लान टाइम के अंदर अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, पे नहीं करता है, तो उसी टाइम कोर्ट जो है उसे डिसमिस कर देगा उसके बैंकरप्सी की, और वैल्यू नहीं रहेगा उसकी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। फिर वहाँ से उसे जो है 4 साल वेट करना पड़ेगा। डिस्चार्ज क्या है ना, बोरोवर को जिन स्टिपुलेटेड टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे बोरोवर अपना ईमानदारी से सारे पेमेंट कर दे रहा है। पेमेंट करने के बाद बोरोवर को एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आपने सारा पेमेंट क्लियर कर दिया है और आपको ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल रहा है। वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलने के बाद बोरोवर 2 साल के बाद नया लोन अप्लाई कर सकता है। बट अगर बोरोवर ने उस टाइम के अंदर एक बार भी डिफ़ॉल्ट किया है तो उसे डिसमिस्ड कहा जाएगा। अगर टाइम के दौरान सही पेमेंट कर दिया है, ऑल डेट आर क्लियर, तो उसे एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किया जाएगा। और ये डिस्चार्ज और डिसमिस जो है क्रेडिट रिपोर्ट के पब्लिक रिकॉर्ड सेक्शन में स्टेटस में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये डिस्चार्ज है या फिर डिसमिस है। उसे आप देख के नेक्स्ट कंडीशन मार सकते हैं कि हाँ उस डेट से एप्लीकेशन डेट 4 साल है या फिर 2 साल है, तो वहाँ पे आपको कंडीशन करना है। अगर डिसमिस्ड है और बोरोवर 3 साल के लिए 3 साल के अंदर नया लोन अप्लाई किया है और वो लोन एप्लीकेशन आपके पास है, तो आप उसे डिक्लाइन करेंगे। ये रहा उसका चेक पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था बैंकरप्सी बहुत तरीके के होते हैं। हम यहाँ पे चैप्टर 7 और चैप्टर 13 ही देख रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस 90 ऑफ द केस अगर क्रेडिट रिपोर्ट में आते हैं तो वो 7 और 13 ही होते हैं। 7 को यहाँ पे लिक्विडेशन किया जाता है, क्योंकि सारे एसेट्स उसका फ्रीज करके सेल करके अपना डेट जो है कवर किया जाता है। और 13 में जो है रीपेमेंट प्लान बोरोवर को चांस दिया जाता है। अब चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 15 एंड 9 भी होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं फोरक्लोज में। सो व्हाट इज़ फोरक्लोज और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं।
फोरक्लोज आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, चाहे मॉर्गेज इंडस्ट्री, यूएस मॉर्गेज इंडस्ट्री में या फिर बैंक, अपना इंडियन बैंक सिस्टम में। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इज सपोज टू बी एफ हियर, ये यहाँ पे फोरक्लोज होने वाली थी स्पेलिंग, ठीक है। तो फोरक्लोज इज द इनिशिएटेड व्हेन द बोरर हैज कंटिन्यूस डिफॉल्ट ऑन 3 ऑफ हिज मंथली मॉर्गेज पेमेंट। अगर 3 बार वो कंटिन्यूसली मॉर्गेज पेमेंट वो फेलियर करता है तो 91 डेज में लेंडर का जो अटॉर्नी है वो फोरक्लोज के लिए अप्लाई फाइल कर देगा। लेंडर्स अटॉर्नी फाइल द केस अगेंस्ट द बोरर ऑन द 91 डेज। क्या 3 महीना या मंथली पेमेंट होता है, हर एक महीना पेमेंट करना है, तो लगातार 3 महीना अगर 30 × 3 90 डेज तक अगर वो पेमेंट नहीं करता है, 91 डेज में लेंडर का अटॉर्नी जो है वो फोरक्लोज जो है वो केस अगेंस्ट द बोरर एंड दैट विल कॉल द फोरक्लोज अगेंस्ट द बोरर, ठीक है। अभी द कोर्ट गिव्स टाइम टू बोरो द रिस्पॉन्स। एक बार कोर्ट का केस फाइल हो गया इसके तरफ से, लेंडर की तरफ से, उसके बाद जो फोरक्लोज केस फाइल है वो कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट जो है बोरर को एक टाइम देगा कि हाँ इतने दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है, आपका आंसर देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस फोरक्लोज के केस के बारे में। अगर बोरोअर ने सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया विद इन द गिवन टाइम, ठीक है, या तो फिर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया, उसका इंटेंशन नहीं है पे करने का, या फिर कोर्ट को लगा कि हाँ इसके पास पैसा है और ये नहीं देना चाहता या फिर इनकेपेबल है, तो कोर्ट क्या करेगा ना, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा लेंडर के पास। दूसरा है, ये फाइल करने के बाद बोरर को 7 साल तक वेट करना पड़ता है न्यू लोन करने के लिए। जैसे कि हम लोग चैप्टर 13 और चैप्टर 7 में देखें, बोरर को 4 साल वेट करना पड़ता है, फोरक्लोज के लिए नया लोन लेने के लिए 7 साल वेट करना पड़ता है। इसीलिए फोरक्लोज बैंक्रप्सी से ख़राब होती है। कोई भी बोरोअर या बैंक खुद नहीं चाहता है कि उसके लोन जो है फोरक्लोज कंडीशन में जाए, ठीक है। और फोरक्लोज जो है वो दोनों के लिए ही ख़राब होती है, वो चाहे बोरोअर हो या चाहे लेंडर हो, ठीक है। अब बोरर की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है ना, बोरर का जो क्रेडिट स्कोर है बहुत डाउन हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है, उसे नया लोन मिलने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। दूसरा, इसे तकलीफ़ तो होती ही है नया लोन लेने पे, प्लस इसे लॉन्ग ईयर वेट करना पड़ता है। कितना? 7 साल। 7 साल के बाद ही वो नया लोन ले सकता है। तो ये बहुत ही वर्स्ट केस होता है बोरोअर के लिए कि नया लोन ले ही नहीं पाएगा वो 7 साल के पहले, क्योंकि उसके पहले क्रेडिट स्कोर इसका बहुत कम हो गए होगी, वो क्वालिफाई ही नहीं हो पाएगा। दूसरा, ये लैंडर के लिए भी सही नहीं होता है फोरक्लोज। लैंडर भी नहीं चाहता है कि उसका जो ये लोन है वो फोरक्लोज कंडीशन में जाए। क्यों? क्योंकि जब फोरक्लोज होता है उसे प्रॉपर्टी को जब्त करके रीसेल करना होता है। जब रीसेल करते हैं उसके लिए अटॉर्नी फ़ी भी लगती है, कोर्ट में केस करने के लिए अटॉर्नी फ़ी भी लगती है। अब रीसेल करने के लिए लिस्टिंग करना पड़ेगा लेंडर को, उसके लिए कॉस्ट लगती है। मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्ट लगती है। वो ब्रोकर को ढूंढेगा, ब्रोकर नया बोरोअर ढूंढेगा तो ब्रोकर कमीशन भी उसमें रहता है, मार्केटिंग कॉस्ट भी रहता है, रिपेयर कॉस्ट भी रहता है। रिपेयर कॉस्ट क्या है, आप किसी जो बोरोअर को फोर्सफुली घर से निकालोगे तो बोरोअर जो है कुछ कंडीशन में, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो गुस्सा हो जाता है और प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा के वो निकल लेता है।
तो वो जो डैमेज है वो कवर करने के लिए, वो रिपेयर करने के लिए लेंडर को भी कॉस्ट लगता है। जब तक वो रिपेयर नहीं करेगा तो वो लिस्टिंग कर नहीं पाएगा। तो ये दोनों ही तरफ से ही घाटे का सौदा होता है। तो लेंडर कभी नहीं चाहते हैं उसका लोन जो है फोरक्लोज कंडीशन में जाए। इसके अलावा वो डिफरेंट प्लान उसको देता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्रेडिट रिपोर्ट का पार्ट 3, जहाँ के हम समझे कि फोरक्लोज क्या होता है, बैंक्रप्सी क्या होता है, क्रेडिट इंक्वायरीज क्या होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सारे हम लोग चीज़ सीखे। और फोरक्लोज के बाद भी और भी चेक पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पब्लिक रिकॉर्ड ये आप देख रहे हैं, ये हमें बैंक्रप्सी देखा, ये हमें फोरक्लोज देखा, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डीड इन लीव फोरक्लोज क्या होती है, शॉर्ट सेल क्या होती है, चार्ज ऑफ एंड मॉर्गेज अकाउंट क्या होता है, कैसा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये सारे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और आपको सभी वीडियो अभी तक का जो है आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको लिंक मिलेगा। तो आप उसे देख लेंगे, एक के बाद एक नया चैप्टर, एक पॉइंट, एक डॉक्यूमेंट के बाद हम जो है रिव्यू करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, कुछ लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।